Hello students, welcome to SR बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज संपत राजनागर। तो इस चैप्टर में अपना लगभग अप्रोक्सीमेट चैप्टर लगभग एंडिंग पे चल रहा है, जिसमें अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी डिफरेंस थे वहाँ पर कुछ अपने, फिर उसके बाद गेमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया? गेमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ oogenesis हो गया, और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में भी क्या कंप्लीट हो गया है, उनमें डिफरेंस भी कंप्लीट हो गया है। देन अपन ने रिप्रोडक्टिव साइकिल देखे, रिप्रोडक्टिव साइकिल में भी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टडी किया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद एस्ट्रल साइकिल का स्टडी किया, एस्ट्रल साइकिल के बाद अपन ने उनमें डिफरेंस देखे। ये जब ऐसे सब कंप्लीट हो गया, गेमेट का फॉर्मेशन हो गया, मेल गेमेट का फॉर्मेशन भी हो गया, फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से आगे के अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। आगे पॉइंट स्टडी करते हैं जनन की फिजियोलॉजी, जनन की कार्य की क्या फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ध्यान में रखना। रिप्रोडक्शन के लिए फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये होना जरूरी है, मैथुन की प्रक्रिया होना जरूरी है, कोपुलेशन होना जरूरी है। जब भी फिजियोलॉजी, जनन की फिजियोलॉजी का स्टार्टिंग होगा। अब क्या हो रहा है, जो मैथुन हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है, क्या होगा? पहले जो मेल और फीमेल क्या होंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। मेल और फीमेल में क्या होगा, एक विशिष्ट प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होंगे। हार्मोन्स रिलीज होंगे तो उनमें कोई इच्छाएं जागृत होगी। क्या होगी? मैथुन इच्छा जागृत होगी। मैथुन इच्छा की जागृत होते उनमें आपस में अट्रैक्शन होगा। मेल और फीमेल में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन होने से क्या होगा, नर और मादा प्राणी में क्या होगा, परस्पर आकर्षण हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। देन उसके बाद नर प्राणी मैथुन क्रिया के माध्यम से, मैथुन क्रिया में सिसन की सहायता से मादा की योनि में अब शुक्राणु को क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्या करेगा? शुक्राणु को रिलीज करेगा, शुक्राणु को छोड़ा जाएगा, वहां पर उनका इंसेमिनेशन करेगा, वीर्य का सेचन करेगा। मतलब शुक्राणु को क्या करेगा, मादा की योनि में त्याग देगा, वीर्य सेचन कर दिया जाएगा। फिर वहां से शुक्राणु क्या करेगा, गति करके अंडवाहिनी तक पहुंचेंगे। इस प्रकार से जो आंतरिक निषेचन करने वाले प्राणी हैं उनमें वीर्य सेचन का प्रोसेस होता है। लेकिन जो बाह्य निषेचन करते हैं, जो एक्सटर्नल निषेचन करते हैं, वहां पर शुक्राणु को कहां पर त्यागा जाता है, जल में किसी माध्यम में छोड़ा जाता है। वहां पर शुक्राणु को बाहर माध्यम में छोड़ दिया जाता है। जो बाहरी निषेचन करने वाले प्राणी हैं वहां पर बाहर माध्यम में छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही शुक्राणु को रिलीज कर दिया है तो देन उसी टाइप से मादा में भी क्या होना चाहिए, अंडोत्सर्ग होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अंडोत्सर्ग होना जरूरी है। तो मादा में जो जैसे अंडाणु का बाहर निकलेगा, कहाँ से, जो सेकंड जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बनती है, तो ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद LH हार्मोन के प्रभाव से, ग्राफियन जैसे फॉलिकल बनेगी अंडाशय में, तो ग्राफियन फॉलिकल LH हार्मोन के प्रभाव से, कौन से हार्मोन के प्रभाव से? LH हार्मोन के प्रभाव से ग्राफियन फुटिका फटेगी। ग्राफियन फुटिका फटने से सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक oocyte बाहर रिलीज होगी। और देन वहां पर जो ग्राफियन फुटने के बाद जो भी अपशिष्ट बचेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो कार्पस ल्यूटियम बन गई तो उसके द्वारा हार्मोन का सिक्रेशन होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होगा। एंड देन जो सेकेंडरी oocyte बनी थी वो भी मियोसिस सेकंड के थ्रू वो भी किस में कन्वर्ट होगी, ओवम में कन्वर्ट होगी। इस प्रकार से ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओवम के साथ साथ उधर मैथुन क्रिया होगी तो वहाँ स्पर्म पहुँच गया है। देन उनमें आपस में क्या होगा, मैथुन की प्रक्रिया मतलब निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को क्या बोला जाता है, निषेचन कहा जाता है।
अब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होगा तो आप जानते हो कि अंडाणु के बाहर की ओर क्या पाया जाता है, एक मोटा आवरण पाया जाता है। तो अंडाणु के बाहर की ओर एक मोटा आवरण पाया जाएगा। ये मोटा आवरण क्या काम करेगा, अब इसको जो शुक्राणु आता है उसको रोकने का काम करेगा। तो शुक्राणु का आएगा तो उसके लिए गलाने के लिए भी कुछ कुछ मटेरियल साथ में लाएगा। शुक्राणु अंडाणु को गलाएगा तो उसके साथ साथ में भी एक विशिष्ट प्रकार के मटेरियल लाएगा। पहले उनमें क्या होगा, जान पहचान होगी। जो शुक्राणु अंडाणु आएगा आपस में एक दूसरे से जाति, क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु होते हैं ना वो जाति विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं, जाति विशिष्ट होते हैं। आपस में एक दूसरे को जान पहचान करेंगे, क्या ये शुक्राणु जो आया है वो मेरी जाति का है। अंडाणु आपस में उसको पहचान कर लेगा। जब पहचान हो जाएगा ना तो एक विशिष्ट जाति का शुक्राणु एक विशिष्ट जाति के अंडाणु से क्या करेगा, संलयन करेगा, आगे का प्रोसेस होगा। तो शुक्राणु जो अंडाणु होता है, अंडाणु की जो एक परत होती है, अंडाणु की जो झिल्ली होती है उस पर एक विशिष्ट प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित फर्टिलाइजिन कंटेंट पाया जाता है। जो फर्टिलाइजिन होता है ना उसी प्रकार से जो मेल होता है उस पर एंटी फर्टिलाइजिन प्रेजेंट होता है। ये आपस में एक दूसरे से आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर एंटर करेगा। जैसे शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो वहाँ एक उभारनुमा संरचना बनती है जिसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन कोन, निषेचन शंकु बनता है और उस निषेचन शंकु के माध्यम से शुक्राणु वहाँ से एंटर करता है। फिर वहाँ पर एक्रोसोम की क्रिया भी होती है। जैसे शुक्राणु टच करेगा तो उस शुक्राणु के द्वारा एक्रोसोम एक कंटेन होता आगे टिप पर, उस एक्रोसोम के द्वारा एक्रोसिन एंजाइम का एंड हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है। एक्रोसिन एंड हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम शुक्राणु के जोना पॉलिसोडा एंड कोरोना रेडिएटा आवरणों को गलाएंगे और वो एंटर करेगा। एंटर करने के बाद उनमें क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आगे जायगोट बनेगा। अब इस प्रकार से जायगोट बनने के लिए उसका डेवलपमेंट होगा, किस प्रकार से भ्रूण का डेवलपमेंट होगा वो अपन बाद में देखेंगे। पहले जनन की फिजियोलॉजी में देखते हैं किस प्रकार से उनमें फर्टिलाइजेशन होता है। देन अपन इसमें फर्स्ट क्या होता है, मैथुन होता है। देन फिर अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग के बाद कौन सा है, मैथुन की प्रक्रिया होती है। क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है एंड देन फिर मैथुन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है, सॉरी निषेचन की क्रिया होती है। जैसे अंडोत्सर्ग हो जाएगा तो फिर निषेचन की क्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आगे का प्रोसेस चलेगा। तो उसके बारे में अपन आगे देखते हैं। फिर आगे देखते हैं जनन की फिजियोलॉजी को। इसे निम्न भागों में बांटा गया है। क्या गया, निम्न भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पॉइंट है, कौन सा है, मैथुन, जिसे बोला गया है कॉपुलेशन कहा गया है। तो इसमें क्या होगा, एक ध्यान में रखना, सभी जंतुओं की बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो और जंतु है उनके द्वारा एक विशिष्ट प्रकार के हार्मोन या फिरोमोन सिक्रेट होते हैं जिनमें उनमें अट्रैक्शन होता है। तो क्या होगा, आप बोल रहे हैं यह जनन कार्य की प्रथम अवस्था है और पेरिनियल व रेक्टल ग्रंथियों की सहायता से पेरिनियल व रेक्टल ग्रंथियों की सहायता से फिरोमोन पदार्थ का स्त्रवण होता है। क्या होता है,
फिरोमोन पदार्थ का स्त्रवण होता है या फिरोमोन पदार्थ स्त्रावित होता है, जिसके कारण नर व मादा में मैथुन इच्छा जागृत होती है। मैथुन इच्छा जागृत होती है। क्या होगा? जो फिरोमोन पदार्थ स्त्रावित होगा उसके कारण क्या होगा? नर व मादा में क्या होगा? मैथुन इच्छा जागृत होगी। देन क्या होगा? जैसे मैथुन इच्छा के कारण क्या होगा? इस मैथुन इच्छा या लैंगिक उत्तेजना के कारण आगे देखते हैं। लैंगिक उत्तेजना हो गई थी। लैंगिक उत्तेजना के कारण क्या होगा? नर व मादा में क्या होगा? परस्पर अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? परस्पर अट्रैक्शन होगा। तो क्या करेगा? नर प्राणी मैथुन अंग अर्थात सीसन की सहायता से वीर्य को मादा की योनि में स्खलित कर देगा। क्या कर देगा? वहां त्याग देगा, जिसे अपन बोलते हैं वीर्य सेचन कहते हैं। और यह क्रिया आंतरिक निषेचन करने वाले प्राणियों में होती है। और ये क्रिया कहाँ होती है? आंतरिक निषेचन करने वाले प्राणियों में होती है। जबकि जो बाह्य निषेचन करने वाले प्राणी होते हैं वहां पर स्खलन की क्रिया होती है। जो बाह्य निषेचन करने वाले प्राणी होते हैं वहां पर स्खलन की क्रिया होती है, अर्थात वहां पर नर प्राणी के द्वारा शुक्राणु को मादा के शरीर के बाहर अर्थात जल में शुक्राणुओं को त्यागा जाता है। और फिर मादा भी क्या करेगी? अपने अंडाणुओं को जल में त्यागेगी और फिर शुक्राणु और अंडाणु का बाहरी निषेचन होगा। इस प्रकार से स्खलन क्रिया में नर प्राणी शुक्राणु को मादा शरीर के बाहर जल में त्यागेंगे। दूसरा पॉइंट स्टार्ट होगा अंडोत्सर्ग। क्या होगा? अंडोत्सर्ग का प्रोसेस होगा। और इस अंडोत्सर्ग में क्या होगा कि यहाँ पर अंडाणु का निर्माण किया जाएगा। तो आप कह सकते हो यह जनन कार्यकी का दूसरा चरण है। कौन सा चरण है? दूसरा चरण है। और इस अवस्था में मैथुन क्रिया के कारण अंडाशय से अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग मीन्स क्या होता है? अंडाशय से अंडाणु को बाहर रिलीज करना, मतलब अंडवाहिनी में जाना, अंडोत्सर्ग होता है। अतः यह एक प्रतिवर्ती क्रिया है। कौन सी क्रिया है? एक प्रतिवर्ती क्रिया है। और इसमें
पीयूष ग्रंथि से स्रावित, पीयूष ग्रंथि से स्रावित, पीयूष ग्रंथि से स्रावित एलएच हार्मोन, एलएच हार्मोन सहायता करता है, एलएच हार्मोन सहायता करता है। इसलिए एलएच हार्मोन को, एलएच हार्मोन को अंडोत्सर्ग हार्मोन, अंडोत्सर्ग हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? एलएच हार्मोन को अंडोत्सर्ग हार्मोन भी कहते हैं। और इस अंडोत्सर्ग की क्रिया में, और इस अंडोत्सर्ग की क्रिया में, इस अंडोत्सर्ग की क्रिया में ग्राफियन, ग्राफियन फॉलिकल से, क्या? ग्राफियन फॉलिकल से द्वितीयक, द्वितीयक oocyte, द्वितीयक oocyte बाहर निकलता है। द्वितीयक oocyte क्या होता है? बाहर निकलता है। और शेष बची हुई संरचना को, और शेष बची हुई संरचना को, शेष बची हुई संरचना को क्या बोला जाता है? कार्पस। शेष बची हुई संरचना को कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शेष बची हुई संरचना को कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। ध्यान में रखना, एक तो सेकंड चरण है, मैथुन क्रिया के कारण अंडाशय से क्या निकलेगा? अंडोत्सर्ग होगा। और ये एक प्रतिवर्ती क्रिया है, और इसमें पीयूष ग्रंथि से क्या निकलेगा? एलएच हार्मोन निकलेगा। और इस एलएच हार्मोन के प्रभाव से ही अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलेगा। क्या करेगा? इस एलएच हार्मोन के प्रभाव से ही क्या होगा? ग्राफियन पुटिका फटेगी, और ग्राफियन पुटिका के फटने से सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक oocyte बाहर निकलेगी। फिर बाद में सेकेंडरी oocyte से क्या होगा? अंडाणु अंडवाहिनी में आ जाएगा, और अंडवाहिनी से फिर क्या होगा? ये भी द्वितीयक oocyte भी अंडवाहिनी में आ गया। फिर इसमें क्या होगा? अंडवाहिनी में इससे अंडाणु का फॉर्मेशन होगा, और ये अंडाणु फिर बाद में फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करेगा। कार्पस ल्यूटियम को क्या बोला जाता है? आगे देखते हैं। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम को एक अंतःस्रावी ग्रंथि के, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो पीयूष, जो अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब है जो कार्पस ल्यूटियम होता है ना, उस कार्पस ल्यूटियम के द्वारा एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण होता है। जहां तक कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा वहां तक कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण होता रहेगा। और जैसे ही कार्पस ल्यूटियम नष्ट होगी तो क्या होगा? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निकलना बंद हो जाएगा। तो जहां तक कार्पस ल्यूटियम है वहां तक कार्पस ल्यूटियम के द्वारा हार्मोन निकलता रहेगा। तो कार्पस ल्यूटियम को क्या माना जाता है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि माना जाता है।
और इसे ग्रंथि के अंदर ग्रंथि माना जाता है। ग्रंथि के अंदर ग्रंथि माना जाता है। तो क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम है, इसको क्या बोला जाता, पीतपिंड बोला जाता है। ये किससे बना है, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल में से किसको माइनस करा, ग्राफियन फॉलिकल माइनस द्वितीयक oocyte। ग्राफियन फॉलिकल से किसको माइनस करा, द्वितीयक oocyte को माइनस करा, और द्वितीयक oocyte माइनस होने के बाद क्या बचेगी, कार्पस ल्यूटियम बचेगी। देन थर्ड पॉइंट है निषेचन है। एक तो ये जनन फिजियोलॉजी है ना, रिप्रोडक्ट फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये थर्ड उसका स्टेप हो जाएगा। देन इसे किसने बताया था, ये अपन ने पहले भी देखा था, फर्स्ट चैप्टर में है, इसे ओ हर्टविग, जी न्यूपोर्ट और फोल ने भी बताया। फिर अलग अलग सिनगेमी के बारे में अपन ने बताया, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में भी बताया, स्ट्रासबर्गन ने सिनगेमी के बारे में बताया। फिर देन अपन ने डबल फर्टिलाइजेशन एसजी नावासिन ने बताया। फिर ये 3 साइंटिस्ट ने भी डायरेक्ट अलग बताया। तो इनके अनुसार क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या बोला जाता है, निषेचन कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या बोला जाता है, निषेचन, अर्थात शुक्राणु अंडाणु के संयोजन को निषेचन, और इसके द्वारा द्विगुणित युग्मनज बनता है। निषेचन क्रिया को उभय मिश्रण भी कहा जाता है, जिसमें नर पराग केंद्रक का संलयन मादा पराग केंद्रक के संलयन से होगा, और इन दोनों पराग केंद्रकों के संलयन के फलस्वरूप है ना, इन दोनों पराग केंद्रकों के संलयन के फलस्वरूप एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है, जिसे क्या बोला जाता है, जायगोट कहा जाता है। क्या बोला जाता है, जायगोट कहा जाता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि निषेचन इस प्रकार से संपन्न होता है। अब क्या होगा, निषेचन क्रिया में अंडाणु से एक ग्लाइकोप्रोटीन, अंडाणु से एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ स्त्रावित होता है। क्या होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ स्त्रावित होता है। क्या होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ स्त्रावित होता है, जिसे फर्टिलाइजिन जिसे क्या बोला जाएगा, फर्टिलाइजिन कहते हैं। और इस पदार्थ के कारण इस पदार्थ के कारण क्या होगा, शुक्राणु अंडाणु के चारों ओर, इस पदार्थ के कारण शुक्राणु अंडाणु के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं, और इसी प्रकार से शुक्राणु से
शुक्राणु से अम्लीय प्रोटीन स्रावित होता है। शुक्राणु से क्या स्रावित होता है? एक अम्लीय प्रोटीन स्रावित होता है जिसे फर्टिलाइजिंग क्या बोला जाएगा? फर्टिलाइजिंग कहते हैं। क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजिंग कहते हैं। और इसका कार्य अंडाणु के आवरण को गलाना है। साथ में ये भी कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइजिंग है मेल का फीमेल के एंटी फर्टिलाइजिंग से आपस में एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने में भी रोल प्ले करेगा। वो फर्टिलाइजिंग, यहाँ पर फर्टिलाइजिंग है, फीमेल में एंटी फर्टिलाइजिंग है, वो आपस में एक दूसरे को, शुक्राणु अंडाणु को आपस में एक दूसरे से पहचान करने में भी रोल प्ले करता है। ऐसा भी आप कह सकते हो, अपन कह सकते हैं कि वहाँ फर्टिलाइजन है, वो पहचानेगा कि भाई साहब मेरे थोड़ा एंटी फर्टिलाइजन है, नर मेल के द्वारा एंटी फर्टिलाइजन है, वहाँ एंटी फर्टिलाइजन है, दोनों आपस में एक दूसरे को आइडेंटिफाई करेंगे, तभी क्या करेगा? शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करेगा, अन्यथा एंटर नहीं कर पाएगा। आप यह नहीं कह सकते हो एक चूहे का शुक्राणु एक किसी हाथी के अंडाणु से संलयन नहीं कर सकता। मतलब वहाँ शुक्राणु और अंडाणु में क्या होगा? शुक्राणु अंडाणु में भी पारस्परिक क्रिया होती है। पारस्परिक क्रिया होगी तभी क्या होगा? एक निषेचन होगा। ऐसा ही वहाँ पर होता है पादपों में परागकण का अंकुरण होता है ना, तो एक विशिष्ट जाति का परागकण एक विशिष्ट जाति की वर्तिकाग्र पर अंकुरित होता है। यदि दोनों डिफरेंट है तो उनमें आपस में अंकुरित नहीं होने दिया जाएगा। ऐसा अपन बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी परागकण होते हैं, जितने भी अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, वो एक जाति विशिष्ट से ही आपस में संलयित कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा संलयित नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग क्या होते हैं? जाति विशिष्ट होते हैं। देखना इसमें आगे, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग जाति विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं? जाति विशिष्ट होते हैं। समझ गए ना? आपस में आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड बात करें, इसलिए निषेचन क्रिया, इसलिए निषेचन क्रिया व मैथुन क्रिया जाति विशिष्ट क्या होती है? इसलिए मैथुन क्रिया और निषेचन क्रिया क्या होती है? जाति विशिष्ट होती है। मतलब एक विशिष्ट जाति का शुक्राणु एक विशिष्ट जाति के अंडाणु से क्या कर सकता है? संलयित कर सकता, नहीं तो नहीं कर सकता। जाति विशिष्ट होते अर्थात एक जाति के शुक्राणु उसी जाति के अंडाणु को निषेचित अंडाणु को निषेचित करने में सक्षम होते हैं।
निषेचित करने में सक्षम होते हैं या सहायक या डायरेक्ट निषेचित करते भी लिख सकते हैं। एक जाति के शुक्राणु उसी जाति के अंडाणु को निषेचित करने में सक्षम होते हैं, सहायक होते हैं, या डायरेक्ट बोल सकते हैं उसको निषेचित करते। इसी कारण चूहे के शुक्राणु हाथी के अंडाणु को निषेचित नहीं कर सकते हैं या निषेचित नहीं कर पाते हैं। क्या करते हैं? आपस में दोनों का संलयन नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं निषेचन क्रिया में जब अंडाणु के चारों ओर शुक्राणु एकत्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अंडाणु के चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं तो इसे समूहीकरण क्या बोला जाता? समूहीकरण या एग्लूटिनेशन कहते हैं। क्या बोला जाएगा? शुक्राणु क्या करेंगे? अंडाणु के चारों ओर एकत्रित हो जाएंगे तो इसको क्या बोला जाएगा? एग्लूटिनेशन कहते हैं। दो प्रोसेस हैं। कौन कौन सी प्रोसेस हैं? निषेचन क्रिया होती है तो निषेचन क्रिया में जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है तो शुक्राणु के एक्रोसोम के थ्रू एक्रोसिन व ग्लाइकोसिन एंजाइम का सिक्रेशन होता है। तो एक्रोसिन व हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है। एक्रोसिन व हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है जो इन्हें संयुक्त रूप से स्पर्म लाइसिस कहा जाता है। स्पर्म क्या करता है? स्पर्म लाइसिस कहा जाता है जो शुक्राणु के अंडाणु के आवरण को गलाने का कार्य करता है। देन क्या बोल रहे हैं? शुक्राणु के एक्रोसोम से एक्रोसिन व हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम निकल रहे हैं जिन्हें स्पर्म लाइसिस बोल रहे हैं और ये अंडाणु के आवरण को गलाते हैं। देन क्या हो रहा है? जो निषेचन का क्रिया होती है ना वो ताला कुंजी सिद्धांत व एंटीबॉडी व एंटीजन सिद्धांत पर आधारित होती है। तो इस प्रोसेस में आगे क्या होता है कि अपन ये जानते हैं कि जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया में एक शुक्राणु अंडाणु के कांटेक्ट में आता है। किसके कांटेक्ट में आता है? अंडाणु के कांटेक्ट में आता है। तो जैसे कांटेक्ट में आता है तो सबसे पहले शुक्राणु अंडाणु में एक समीपस्थ तारक केंद्रक को एंटर कराएगा। लेकिन कांटेक्ट के साथ ही जैसे कांटेक्ट बनेगा, स्टार्टिंग में बात करें जैसे शुक्राणु अंडाणु के कांटेक्ट में आता है तो उस शुक्राणु के पास में उस शुक्राणु जैसे अंडाणु के कांटेक्ट में आता है तो अंडाणु के द्वारा एक उभारनुमा संरचना का फॉर्मेशन होता है। किसका? उभारनुमा संरचना का फॉर्मेशन होता है जिसे फर्टिलाइजेशन कोन शुक्राणु निषेचन शंकु बोला जाता है। जैसे निषेचन शंकु बनता है तो यहाँ से शुक्राणु का तारक केंद्रक एंटर करता है। तारक केंद्रक एंटर करने के बाद समीपस्थ तारक, वो भी समीपस्थ वाला
समीपस्थ तारक केंद्रक एंटर करने के बाद, प्रवेश करने के बाद शुक्राणु का पराग केंद्रक एंटर करता है। बाद में शुक्राणु का पराग केंद्रक बनने के बाद शुक्राणु का अंडाणु और शुक्राणु का केंद्रक, पराग केंद्रक और अंडाणु का पराग केंद्रक संलयित होता है। लेकिन उसी दौरान वो अंडाणु में कॉर्टिकल क्रियाएं होती, कॉर्टिकल कण पाए जाते, वो आपस में कनेक्ट होकर के एक क्या होता है, एक निषेचन झिल्ली का निर्माण करेंगे। जो निषेचन झिल्ली होती है वो क्या करते हैं, पॉलीस्मर्मी को रोकने का काम करती है। तो आप देख सकते हो कि इस क्रिया में क्या होगा, एक शुक्राणु ही अंडाणु में प्रवेश करेगा और जिस स्थान से प्रवेश करेगा उस स्थान पर क्या बनेगा, एक उभार बनेगा जिसे निषेचन शंकु बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन कोन बोलते हैं। जब अंडाणु के आवरण गल जाएंगे तो उसी स्थान पर निषेचन पथ बनेगा और निषेचन पथ बनने के बाद शुक्राणु का समीपस्थ तारक केंद्रक अंडाणु में प्रवेश करेगा और जब दोनों के अर्थात नर और मादा के पराग केंद्रक संलयित होता है तो इससे एक द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसे युग्मनज बोलते हैं और इसी समय वल्कुटी क्रियाओं की सहायता से निषेचन झिल्ली बनती है जो पॉलीस्पर्मी को रोकने का कार्य करेगी। देन आगे क्या हो रहा है, निषेचन क्रिया कहाँ होती है, अंडवाहिनी के 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे मेन पार्ट इस्तमस होता है, एम्फुला होता है, इनफंडिबुलम होता है। ठीक है, इन तीनों में से जो इस्तमस और एम्फुला है उसका जो मध्य का जंक्शन है, दोनों का जो संधि स्थल है, वहां पर क्या होता है, अंडवाहिनी के एम्फुला और इस्तमस का जो संधि स्थल है वहां पर निषेचन की क्रिया होगी। तो अपन बोल रहे हैं कि निषेचन क्रिया इस्तमस व एम्फुला के संधि स्थल पर अंडवाहिनी में होती है और अंडवाहिनी को क्या बोला जाता है, फैलोपियन नलिका बोला जाता है। देन निषेचन तभी होगा, भाई मैथुन की क्रियाएं कितनी भी हो जाए लेकिन निषेचन तभी होगा जब शुक्राणु और अंडाणु सेम टाइम पर वहां मिलन हो। ऐसे बहुत सारे केसेस, जितने भी मैथुन क्रियाएं हैं कि वो 100% नहीं हो सकते कि प्रत्येक के द्वारा निषेचन क्रिया हो जाए, सगर्भता हो जाए। निषेचन तभी होगा यदि शुक्राणु और अंडाणु दोनों एक ही समय में एम्फुला व इस्तमस संधि स्थल पर पहुंच जाए। यही कारण है जिससे सभी मैथुन क्रियाएं निषेचन व सगर्भता की स्थिति में नहीं पहुंच पाती हैं। डायग्राम है किस प्रकार से समूहीकरण की क्रिया होगी। तो एक जो शुक्राणु है, भाई एक अंडाणु है, उस अंडाणु को अनेक शुक्राणु या कुछ शुक्राणु इसको चारों ओर से घेरे हुए हैं। देन शुक्राणु के सबसे बाहर की ओर क्या पाए जाते हैं, फुटक कोशिकाएं पाई जाती है। फुटक कोशिकाओं के नीचे कोरोनो रेडिएटा का आवरण पाया जाता है। कोरोनो रेडिएटा के नीचे जोना पेलुसिडा का आवरण पाया जाता है। जोनो पेलुसिडा के नीचे वाइटिलाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और वाइटिलाइन प्रेजेंट होने के बाद यहाँ पर अंडाणु और वाइटिलाइन मेम्ब्रेन के बीच में परिपीतक अवकाश प्रेजेंट होता है और फिर अंडाणु की झिल्ली को अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। अंडाणु की झिल्ली को क्या बोला जाता है, प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। देन ये अंडाणु का संरचना जिसमें समूहीकरण की क्रिया को दर्शाते हुए या कुछ शुक्राणु द्वारा अंडाणु को घेरे हुए एक डायग्राम दर्शा रखा है। इस प्रकार इस डायग्राम को आप बना सकते हो। तो अपन बाद में थोड़ा सा एक और डायग्राम बनाना किस प्रकार से उनमें एक्रोसोम का फर्टिलाइजेशन कौन बनता है उसका इमेज बनाते हैं। अपन को दे रखा है कि फर्टिलाइजेशन कौन जिस प्रकार से एक स्पर्म अंडाणु के संपर्क में आता है तो एक उभारनुमा संरचना बनती है जिसे अपन बोला जाता है फर्टिलाइजेशन कोन। ये फर्टिलाइजेशन कोन बन गया। साथ में एक्रोसोम का अंडाणु से किस प्रकार से क्रिया होती है और किस प्रकार से अंडाणु का सक्रियण होता है, इस प्रकार इसका डायग्राम दे रखा है। एक्रोसोम की क्रिया के बारे में देखते हैं कि एक्रोसोम के द्वारा क्या होता है, अंडाणु के आवरण को गलाया जाता है। क्या होता है, एक्रोसोम की क्रिया के द्वारा अंडाणु के आवरण को गलाया जाता है तो इसे एक्रोसोम अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया में क्या होगा, एक्रोसिन, क्योंकि ध्यान में रखना एक्रोसोम के द्वारा एक्रोसिन एंजाइम एंड हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का स्त्रवण होता है। कौन सा, एक्रोसिन और हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का स्त्रवण होता है। तो जो एक्रोसिन जो एंजाइम होता है वो अंडाणु के जोना पेलुसिडा आवरण को गलाता है
और हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम अंडाणु के कोरोना रेडिएटा आवरण को गलाया जाता है। तो इस प्रकार से अपन थोड़ा जनन की फिजियोलॉजी के बारे में अध्ययन किया। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और बाद में अपन थोड़ा सा और आगे इसको अपन आगे देखते हैं। थोड़ा सा और बाकी है कि किस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसका डायग्राम है, किस प्रकार से प्रसव की क्रिया होती है। तो इन दिन आपका चैप्टर जल्दी से खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।